आप सुन रहे हैं कहानी छुट्टी और साया। यह कहानी है एक फौजी की जो छुट्टी पर अपने गांव आता है, मां की ममता, मिट्टी की खुशबू और सुकून के कुछ लम्हों की तलाश में। लेकिन उसे क्या पता था कि घर की दहलीज पर ही उसका अंत लिखा जा चुका है। अपने ही ताऊ और चाचा द्वारा जमीन के लालच में उसकी हत्या कर दी जाती है। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, जब उसके 5 जांबाज साथी अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग मोर्चों से एक-एक कर उसके गांव पहुंचते हैं। अब छुट्टी सिर्फ आराम के लिए नहीं, इंसाफ के लिए होगी। यह कहानी है दोस्ती, बलिदान और बदले की। छुट्टी और साया। फौजी अमंदी गाविन जैसे ही आंगन में दाखिल हुआ, मां की आंखों से आंसू फूट पड़े। पिता ने अपनी कमर सीधी कर ली, जैसे बेटे की वर्दी ने उन्हें फिर जवान बना दिया हो। 8 महीने बाद अमन घर आया था, 20 दिन की छुट्टी लेकर। गांव के लोग बधाइयां देने आ रहे थे। कोई मिठाई लेकर आ रहा था, कोई फूल। पर इस खुशियों की भीड़ में दो चेहरे ऐसे थे जो नजरें चुरा रहे थे, और चाचा रघुबीर। रात को खाना खाने के बाद अमनदीप अपने पिता के पास बैठा। बाबा, पिछली बार फोन पर आपने कुछ कहा था जमीन को लेकर। क्या अब भी वही हाल है? पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे ताऊ और चाचा ने पीछे की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने विरोध किया तो बोले, अब जमीन हमारी है, तू तो बूढ़ा हो गया। अमनदीप की आंखों में गुस्सा तैर गया। बाबा, उस जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम है। मैं कल ही तहसील जाऊंगा। इस बार कोई समझौता नहीं होगा। मां ने कांपती आवाज में टोका। बेटा, तू तो फौज में है, तेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? पर वो दोनों आदमी खतरनाक हैं। अमनदीप ने मुस्कुराकर कहा, मां, जो सरहद पर दुश्मन से नहीं डरा, वो यहां भी नहीं डरेगा। मैं सैनिक हूं, डरना नहीं सीखा। अगले दिन सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। अमनदीप अपने खेत की ओर गया, वो कागज लेकर जो ये साबित करते थे कि जमीन उसी की है। खेत पर पहुंचा तो देखा कि ताऊ और चाचा खेत जोतवा रहे हैं। उसने हाथ उठाकर आवाज दी, रुको, ये मेरी जमीन है। भानु सिंह ने हंसते हुए कहा, अबे ओ फौजी, जंग लड़ना जानता है, गांव की लड़ाई नहीं। मुझे हथियार नहीं, कानून पर भरोसा है। जमीन मेरी है और मैं इसे वापस लूंगा। गुस्से में तमतमाए दोनों भाई पीछे हटे, पर उनकी आंखों में एक खामोश साजिश थी। रात को उसी सन्नाटे में ताऊ और चाचा ने योजना बनाई। अगर इसने केस कर दिया तो गांव में नाक कट जाएगी। इसे हटाना ही पड़ेगा, रघुबीर बोला। कल सुबह अकेला आएगा खेत देखने, वही काम तमाम कर देंगे, भानु ने सरिया निकालते हुए कहा। समनदीप फिर खेत गया अकेला। उसकी जेब में जमीन के कागज थे, दिल में मां की दुआ और आंखों में विश्वास। उसने जैसे ही मेड़ पर कदम रखा, झाड़ियों से अचानक हमला हुआ। सरिये का एक वार सिर पर पड़ा, वह लुढ़क कर नीचे गिरा। उसने लड़खड़ाते हुए देखा, ताऊ और चाचा दोनों हमला कर रहे थे। उसके होंठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जवा, ला। और फिर सब शांत हो गया। उसकी अंतिम सांसों ने हवा में एक नाम छोड़ा, वाला। उस आखिरी शब्द की गूंज जैसे मेजर जवाला सिंह के कानों में कहीं दूर गूंज उठी। उस समय वह अरुणाचल की सीमा पर पेट्रोलिंग पर था, पहाड़ी चोटी पर खड़ा होकर देश की हिफाजत में लगा हुआ। अचानक उसके दिल में कुछ टूटा, जैसे किसी ने भीतर से झंझोड़ दिया हो। उसने अपनी जेब से अमनदीप की भेजी एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें वो दोनों हंसते हुए खड़े थे। उसी पल वायरलेस पर मैसेज आया, मेजर सिंह, पर्सनल कॉल है बेस से। जवाला बेस पर पहुंचा, कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, अमनदीप नहीं रहा, खेत पर हमला हुआ है, मौत हो चुकी है। जवाला जैसे बर्फ में जम गया, आंखें सूनी हो गई, हथेलियां भीग गई पसीने से। कब? उसने दबे स्वर में पूछा। आज सुबह शव गांव लाया जा चुका है। फोन रखकर वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उठकर यूनिट ऑफिस पहुंचा और कमांडिंग अफसर को सैल्यूट मारा। सर, मेरी अर्जेंट छुट्टी मंजूर की जाए, एक निजी कारण है। कमांडर उसकी आंखें देखकर सब समझ गए। जाओ मेजर सिंह, और जब लौटो तो सिर ऊंचा हो। 3 दिन बाद पंजाब का वही गांव, शमशान की राख अब भी ठंडी नहीं हुई थी। मां की आंखें सूख चुकी थी और पिता की कमर झुक गई थी। अमनदीप की तस्वीर चौक में माला के नीचे टंगी थी। गांव के लोग बस सिर झुकाकर निकल जाते थे, कुछ डर से, कुछ शर्म से। उसी दोपहर जीप का एक हॉर्न बजा। मेजर जवाला सिन्हा उतरा, आंखों में आग, हाथ में वही तस्वीर। वो सीधे घर पहुंचा, मां के पैरों में गिरा। मां, तेरा बेटा तो गया, पर अब तेरा दूसरा बेटा आया है।
माँ ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटा मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, बस और कोई मान रोए। माँ, अब ये आग ठंडी नहीं होगी, जवाला ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। अगले ही दिन जवाला गांव के पुराने पक्के पग चबूतरे पर खड़ा हुआ, मोबाइल निकाला और एक एक करके कॉल करने लगा। पहला कॉल गया कैप्टन दिलजीत सिंह को, जो श्रीनगर में तैनात था। अमन मारा गया भाई, चाचा और ताऊ ने हत्या की है, मैं गांव आ गया हूं, तू कब आ रहा है? दूसरी कॉल लेफ्टिनेंट राहुल को, जो नागालैंड में तैनात था। तीसरी कॉल सूबेदार सदानंद, जो असम की पहाड़ियों में पोस्टेड था। और अंतिम वाला जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में आतंक रोधी ऑपरेशन में तैनात था। हर एक ने एक ही जवाब दिया, हम आ रहे हैं, छुट्टी नहीं मिली तो बिना छुट्टी आएंगे। 4 दिन बाद गांव की वही पगडंडी अब पांच और परछाइयों से भरी थी। दूर से आते हुए दिखाई दिए कैप्टन दिलजीत सिंह, कड़क चेहरा, गर्जती हुई आंखें। लेफ्टिनेंट राहुल, तेज सोच, नपातुला गुस्सा। सूबेदार अनुभव से भरा, शांत लेकिन तूफानी। अनवर, घातक, चुपचाप चलने वाला मौत का साया। सभी सीधे जवाला के पास पहुंचे। कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे की आंखों में देखा। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। जवाला ने तस्वीर आगे बढ़ाई अमनदीप की। हम उसका कर्ज उतारने आए हैं। और इसी पल से एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आ, सरहद से हटकर अब अपनों के खिलाफ भाग। अब ये लड़ाई जमीन की नहीं थी, ये युद्ध था वफादारी, न्याय और वफादारी, जो एक फौज खून भाई ने खेत की मिट्टी में बहाया था। खामोशी के पीछे तूफान। अब ये लड़ाई जमीन की नहीं थी, ये युद्ध था वफादारी, न्याय और उस खून का, जो एक फौजी भाई ने खेत की मिट्टी में बहाया था। गांव में अगले कुछ दिन अजीब सन्नाटे से गुजरे। जवाला, दिलजीत, राहुल, सदानंद और अनवर, पांचों दोस्त अलग अलग दिशा में बिखरे, पर मकसद एक था, सबूत। गांव वाले डरे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोलता। जिसने देखा भी था उसने जैसे अपनी जुबान सी ली थी। ताऊ भानु और चाचा रघुबीर अभी सीना ताने घूमते थे। उनके पास पुलिस से मिली भगत थी। केस फाइल में अनजाना हमला लिखा गया था। एक शाम दिलजीत ने खेत की उस मेड़ पर जाकर मिट्टी उठाई जहां अमनदीप गिरा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस मिट्टी में किसी माँ के आंसू हैं, किसी भाई की चीख है, और कसम है, ये मिट्टी अब इंसाफ मांगेगी। सदानंद और राहुल ने गांव में चुपचाप निगरानी शुरू की। अनवर ने रात के अंधेरे में ताऊ और चाचा के खेतों की तस्वीरें खींची, बातचीत रिकॉर्ड की। इसी दौरान पता चला कि हत्या की रात रघुबीर ने शराब के नशे में एक मजदूर से कहा था, अब देखो फौजी की अकड़ हमने कैसे सीधी की, वो तो अब मिट्टी में मिल गया। वही मजदूर अब डर से छिपा हुआ था। जवाला ने उसे ढूंढ निकाला। वो कांपते हुए बोला, साहब मैंने कुछ नहीं किया, पर जो सुना बता सकता हूं, पर मेरी जान को खतरा है। जवाला ने कंधे पर हाथ रखा, तेरी जान की जिम्मेदारी अब मेरी है। मजदूर ने जो बयान दिया वो अमनदीप के केस में सबसे पहला और ठोस गवाह बन गया। अगली सुबह पांचों दोस्त गांव के थाने गए। थानेदार ने ऊपरी हंसी के साथ कहा, देखिए साहब, केस तो दर्ज है, पर कातिल का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। एफआईआर में नाम नहीं जोड़ा जा सकता। जवाला ने टेबल पर रिकॉर्डर रखा जिसमें रघुबीर की आवाज थी। फिर जेब से मजदूर का शपथ पत्र निकाला। अब भी सबूत नहीं मिला क्या? थानेदार हड़बड़ा गया, लेकिन अब बात गांव के बाहर तक जा चुकी थी। इसी बीच ताऊ और चाचा को भनक लग गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने गांव के बाहरी गुंडों से मिलना शुरू कर दिया। एक रात अनवर का पीछा किया गया, लेकिन वो किसी भेड़ की तरह नहीं, शेर की तरह पीछे पलटा। दौड़कर एक को पकड़ लिया। उसके मुंह से निकला, भानु सिंह ने भेजा था, तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी थी। उस रात जवाला ने चारपाई पर बैठे हुए बाकियों से कहा, अब कानून और सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन वो लोग अब हमारे ऊपर सीधे वार करेंगे। अगर वो जंग चाहते हैं तो फिर हम भी फौजी हैं। दिलजीत बोला, हमने सीमा पर दुश्मन मारा है, अब देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों को पहचानना बाकी है। राहुल ने सिर हिलाया, अब अगला कदम हमला नहीं होगा, इंतजार होगा कि वो कब वार करे और फिर आखिरी जवाब मिलेगा। और इंतजार ज्यादा नहीं चला। अगले दिन सुबह गांव के चौक में एक धमाका हुआ। कोई मामूली पटाखा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। फौजी अब निशाने पर थे, और अब यह चेतावनी उनके लिए आग का अलार्म थी। फौजी भाइयों ने तय कर लिया, अब जवाब सिर्फ एक होगा, युद्ध। गांव के चौपाल से लेकर खेतों तक एक सिहरन दौड़ गई थी। लोग दरवाजे बंद करके झांकने लगे थे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि धमाका किसने किया, क्यों किया और अगला कौन है। लेकिन जवाला सीना समझ गया था, अब दुश्मन ने अपनी चाल चल दी है। उसी शाम गांव के बाहर की वीरान हवेली में पांचों फौजी फिर इकट्ठा हुए। ये वही जगह थी जहां जवाला और अमनदीप बचपन में छुपकर लकड़ी की तलवारों से युद्ध किया करते थे। अब वहां असली हथियारों की रणनीति बन रही थी। दिलजीत ने नक्शा फैलाया, चाचा रघुबीर का घर यहाँ है, ताऊ भानु का वहां, और इन दोनों का मिलना अक्सर चौपाल के पास नीम के पेड़ के नीचे होता है। वही सबसे कमजोर बिंदु है। हमारे पास सबूत है, गवाह है, लेकिन पुलिस अब भी मिली हुई है, इसलिए हर कदम सोच समझकर रखना होगा। सदानंद बोला, मैं रात में खेतों की निगरानी करूंगा। वो अब हमला कर सकते हैं, हमें पहले ही पकड़ना होगा। अनवर ने कहा, मैं गांव से बाहर वालों पर नजर रखूंगा। जिन गुंडों को इन्होंने बुलाया है वो अब हमारे निशाने पर होंगे। रात का अंधेरा फैलते ही सब अपने अपने मोर्चे पर निकल गए। गांव अब सन्नाटे में डूबा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे पांच जांबाज साए घूम रहे थे। जवाला ने अमनदीप के घर के बाहर मां के दरवाजे पर एक दिया जलाया। ये दिया है तेरे बेटे की कसम का, जब तक इसका उजाला जलता रहेगा हमारी जंग भी जारी रहेगी, उसने मन ही मन कहा। उसी रात सदानंद को खेत में कुछ हलचल महसूस हुई। चार लोग सर पे गमछा बांधे, हाथ में फावड़ा लिए खेत में घुसे। वो मिट्टी खोद रहे थे, शायद कुछ छिपाने या निकालने आए थे। सदानंद ने तुरंत वॉकी टॉकी पर संदेश भेजा, मकई वाले खेत में मूवमेंट, चार टारगेट, आओ। जवाला, अनवर और राहुल बिना आवाज किए वहां पहुंचे। घेराबंदी पूरी हुई, एक झटका दिया और चारों पकड़ लिए गए। उनकी जेब से एक कागज निकला जिसमें लिखा था, गवाह को मारना है, खेत के कुएं में सबूत फेंकना है। अब पांचों को समझ आ गया था, ताऊ और चाचा अब गवाह को मारने की तैयारी में थे। इससे पहले कि वो कामयाब होते, इन फौजियों ने गवाह को गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई। अगली सुबह गवाह को एक ट्रैक्टर में छिपाकर पास के शहर भेज दिया गया। वहां पुलिस अधीक्षक के पास जाकर वो अपने बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग देने वाला था। जवाला ने कहा, अब खेल खुलेगा, लेकिन हमें भी तैयार रहना होगा। ये लोग अब हमें सीधे निशाना बनाएंगे। उसी दोपहर गांव के कुएं से कुछ और मिला। अमनदीप की फटी वर्दी का एक टुकड़ा और एक जूता। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। जवाला ने मुट्ठी बांधी, अब बहुत हो गया, अगला कदम हमारा ही है। कसम खाई गई, अब अगला सूरज खून से लाल होगा और इंसाफ की पहली किरण उसी खून की मिट्टी से निकलेगी। भागफाए लाल सूरज और पहला वार। कसम खाई गई, अब अगला सूरज खून से लाल होगा और इंसाफ की पहली किरण उसी खून की मिट्टी से निकलेगी। अगली सुबह जब सूरज निकला, उसकी किरणों में कुछ और ही तपिश थी। गांव के लोगों को लग रहा था जैसे आसमान भी कोई चेतावनी दे रहा हो। जवाला, दिलजीत, राहुल, सदानंद और अनवर, पांचों ने एक जैसे कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें अलग न पहचान सके। अब ये पांच साए बन चुके थे जो गांव की हर गली और नुक्कड़ पर निगरानी रख रहे थे। रघुबीर और भानुसिंह अब पुलिस की निगरानी में नहीं थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए नए गुंडों को गांव में छिपाकर रख चुके थे। रात का समय चुना गया क्योंकि अंधेरा इन बहादुरों की डाल था। पहला निशाना, वो पुरानी कोठरी जहां रघुबीर अपने हथियार और जमीन के नक्शे छिपाकर रखता था। जवाला और अनवर ने पिछली दीवार से अंदर घुसने की योजना बनाई। दिलजीत और सदानंद बाहर निगरानी रखेंगे और राहुल पास के मंदिर की छत से रेडियो संपर्क में रहेगा। रात के ठीक 1 बजे कोठरी की दीवार से यंटे खिसकाई गई। धीरे धीरे अनवर अंदर घुसा और इशारा किया, साफ है। जवाला ने अंदर कदम रखा और जो देखा, उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। एक लोहे की संदूक में बंद थे जाली दस्तावेज, गांव के नक्शे और एक डायरी। डायरी में लिखा था, अमन ने इनकार किया था, उसे हटाना जरूरी था। अब उसकी माँ और भाई से भी जमीन हथियानी है। पुलिस को हिस्सा मिल चुका है। अब सबूत पक्के थे। लेकिन जवाला जानता था दुश्मन सिर्फ कागजों से नहीं हारते, उन जमीन पर हराना पड़ता है। उसी रात का दूसरा चरण, भानु सिन्हा की चाल का जवाब। रघुबीर को भनक लग चुकी थी कि कोठरी से कुछ गायब हुआ है। उसने अगले दिन सुबह अपने आदमी मंदिर के पास भेजे ताकि फौजियों की गतिविधियों का पता लग सके। पर उसे क्या पता था कि मंदिर की छत पर बैठा राहुल सब कुछ देख रहा था। राहुल ने वायरलेस पर कहा, चार लोग मंदिर के पीछे, दो बाइक पर लगे हैं पीछा करने। दिलजीत ने कहा, अब वक्त है पहले वार का, चलो दिखाते हैं फौजी मैदान कैसे बदलते हैं।
जवाला ने सिर झुकाया, आंखें बंद की और फिर उठते हुए बोला, अब ये खेल नहीं, युद्ध है। और युद्ध में पहली चोट दुश्मन को याद रहनी चाहिए। अगली सुबह गांव की गलियों में चर्चा फैल गई। रघुबीर के खेत में आग लगी थी। एक कोठरी पूरी जल गई। लोग डर और राहत के बीच झूल रहे थे। और जवाला ने आसमान की ओर देखा। ये शुरुआत थी, अब अंत तक कोई नहीं रुकेगा। जब तक कि हर गुनहगार जमीन पर घुटनों के बल न गिराए। भाग 6, घुटनों के बल। ये शुरुआत थी, अब अंत तक कोई नहीं रुकेगा। जब तक कि हर गुनहगार जमीन पर घुटनों के बल न गिर जाए। गांव की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। जिन गलियों में अमनदीप हंसता खेलता घूमता था, अब वहां सिर्फ साजिशों की फुसफुसाहटें थीं। ताऊ, भानु और चाचा रघुबीर अब खिसियाए हुए सांप बन चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके रचे जाल में अब फंस कौन रहा है और कौन काटने आ रहा है। जवाला सिंह ने एक नया मोर्चा खोलने की ठानी। उसने गांव के सबसे भरोसेमंद बुजुर्ग बाबा हाकिम से मुलाकात की। बाबा गांव के हर सच के गवाह थे, पर वर्षों से चुप थे। जवाला ने विनती की, बाबा, अब चुप रहना गुनाह है। आपने अमन को बड़े होते देखा है, अब उसका इंसाफ भी देखिए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने बहुत देख लिया। जो देखा है वो भी और जो छुपा है वो भी। बाबा का बयान एक और हथियार बन गया। अब गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि पांचों फौजी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। रघुबीर और भानु ने अपने आदमियों को चौकसी बढ़ाने का आदेश दिया। गांव के बाहर 3 गुंडों की ड्यूटी लगाई गई और एक कार में हथियार भरकर मंगवाए गए। पर उन्हें क्या पता था, उनकी हर चाल पर अब नजर थी। रात के अंधेरे में राहुल और अनवर ने वह कार रोक ली। अनवर ने कार की बोनट खोली और अंदर से निकालकर बाहर फेंका। एक बंदूक, एक देशी बम और कुछ दस्तावेज। राहुल ने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया और कहा, अब इनकी हर हरकत अदालत में गूंजेगी। दूसरी ओर दिलजीत और सदानंद ने गांव के तालाब के पास छुपी हुई पुरानी फाइलें खोज निकाली। वो फाइलें दिखा रही थीं कि अमनदीप की जमीन को रघुबीर ने जाली दस्तावेजों से अपने नाम करवाया था। अब जो शुरू हुआ था वो सिर्फ बदले की आग नहीं थी, ये अब न्याय की आंधी बन चुका था। सुबह जवाला ने गांव के बीचों बीच सबको इकट्ठा किया। उसने हाथ में वो दस्तावेज और वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उठाकर कहा, ये देखो, सबूत है, खून का, झूठ का और उस जमीर का जो बिक चुका है। अब फैसला तुम सबके सामने है, क्या इन हत्यारों को सजा मिलेगी या फिर ये जमीन हमेशा के लिए लहूलुहान रहेगी। लोगों की भीड़ में सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ा बाबा हाकिम की आवाज ने, मैं गवाह हूं, अमन को मारते मैंने इन्हीं की आंखों में देखा है नफरत की आग। पांचों फौजी तैयार थे, अगली जंग अब अंदर नहीं मैदान पर लड़ी जाएगी। सुबह की लालिमा गांव की सरहदों को छू रही थी। गांव के चौपाल पर भीड़ जुटने लगी थी और उन पांचों की उपस्थिति अब किसी रहस्य नहीं, बल्कि गर्व की बात बन चुकी थी। जवाला सिंह ही ने अब खुद को और अपने साथियों को खुला कर दिया था। अब हम छिपकर वार नहीं करेंगे। अब वार होगा सामने से, हक के लिए और हकदार के लिए। गांव की पंचायत बुलवाई गई। ताऊ भानु और चाचा रघुबीर भी पहुंचे, साथ में उनके कुछ समर्थक और गुंडे। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, डर झलक रहा था। वो जानते थे, सामने अब वे लोग खड़े हैं जो सीमा पर मौत से नहीं डरे, तो जमीन के टुकड़े से क्या डरेंगे। पंचायत के प्रधान ने कहा, अगर सबूत है तो सामने रखो, ये गांव की मिट्टी का सवाल है। दिलजीत ने दस्तावेज रखे, राहुल ने वीडियो दिखाया, सदानंद ने वो डायरी पढ़कर सुनाई जिसमें हत्या की साजिशें लिखी थी। अनवर ने हथियारों की बरामदगी का जिक्र किया और अंत में बाबा हाकिम उठे, द जो अब तक सबसे बड़ा गवाह बन चुके थे। मैंने देखा था अमन को पीटते हुए, उसके खून से ये जमीन लाल हुई थी और वो खून किसी पर आया नहीं, उसके अपने ही बहा रहे थे। रघुबीर चिल्लाया, ये झूठ है, ये सब मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। लेकिन अब गांव की भीड़ खामोश नहीं थी। एक बुजुर्ग किसान उठकर बोला, मैंने भी उस रात खेत से आती चीखें सुनी थी। अब समझ आया वो किसकी थी। अब पंचायत का मुंह जमीन की ओर झुकने लगा था। फैसले का वक्त पास था और गांव दो हिस्सों में बंट चुका था, एक सच के साथ, एक डर के साथ। जवाला ने आखिरी बार कहा, अगर आज न्याय न हुआ तो कल ये जमीन और बेटों की माएं रोएंगी। हमने सरहद पर गोली खाई है। अब पंचायत ने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन जिनमें या तो न्याय जिंदा रहेगा या फिर 5 फौजियों का गुस्सा फूटेगा। जाते जाते जवाला ने प्रधान की आंखों में देखा और कहा, अब निर्णय तुम्हारा नहीं, जमीर का होगा।
और जब ज़मीर जागता है तब डर के किले ढह जाते हैं। ज़मीर की गवाही। अब निर्णय तुम्हारा नहीं ज़मीर का होगा, और जब ज़मीर जागता है तब डर के किले ढह जाते हैं। गाँव की हवा अब सिर्फ खेतों की खुशबू नहीं, बल्कि एक अनकही बेचैनी भी अपने साथ बहा रही थी। हर गली में, हर चौपाल पर एक ही चर्चा थी। अब क्या होगा? 2 दिन की मोहलत जो पंचायत ने मांगी थी, अब आखिरी दिन पर पहुंच चुकी थी। जवाला सिंह और उसके चारों साथी शांत थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी चीख रही थी। उस रात जवाला, दिलजीत, राहुल, सदानंद और अनवर्ण मंदिर के आंगन में फिर से बैठकर आखिरी योजना तैयार की। अगर पंचायत निष्पक्ष फैसला नहीं सुनाती, तो अगली सुबह गांव की जमीन ही नहीं, उसका ईमान भी कांप उठेगा। जवाला बोला, हमने हथियार नहीं उठाए, क्योंकि हमें भरोसा था गांव पर अगर न्याय दबाया गया तो हम फौजी हैं, मिट्टी को बचाना जानते हैं, चाहे उसका रंग लाल ही क्यों न हो जाए। इसी बीच एक रात गांव की स्कूल मास्टरनी सुनीता, जो अमनदीप की पुरानी दोस्त भी थी, मिलने आई। उसके हाथ में एक और सबूत था, अमन की असली जमीन के दस्तावेज जो स्कूल के पुराने अलमारी में मिले। मैंने ये कागज छिपा कर रखे थे, डर के मारे कभी किसी को नहीं दिखाए, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब पूरा सच सामने था, सबूतों का ढेर और गवाहों की कतार। अगली सुबह पंचायत फिर बैठी। गांव के बीचों बीच खुले मैदान में जहां कभी मेले लगते थे, आज वहां इंसाफ का मेला लगा था। प्रधान उठे, भीड़ की ओर देखा, फिर उन 5 फौजियों की ओर। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। अमरदीप की जमीन का असली हकदार उसकी मां है। रघुबीर और भानु सिन्हा दोषी पाए गए हैं। हम गांव से इन्हें निष्कासित करते हैं और प्रशासन से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग मांग करते हैं। ठीक है। आंसू थे कि कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं। बच्चों ने पहली बार देखा कि भी जमीर की गवाही अदालत से बड़ी हो सकती है। रघुबीर और भानु को गांव छोड़ते हुए देखा गया, सिर झुकाए, अपनी ही करनी का बोझ लिए। और जवाला सिन्हा ने अमनदीप की मां के सामने जाकर सिर झुका दी। मां, ये सिर झुकता नहीं, पर आज तुझसे क्षमा मांगता है। तेरा बेटा वापस नहीं ला सके, पर उसकी मिट्टी को अपवित्र नहीं होने दिया। अब इस मिट्टी पर फिर से उम्मीद उगेगी। भाग 9। उम्मीद की फसल। तेरा बेटा वापस नहीं ला सके, पर उसकी मिट्टी को अपवित्र नहीं होने दिया। अब इस मिट्टी पर फिर से उम्मीद उगेगी। गांव की हवाओं में अब एक सुकून था। जहां पहले साजिशें और सन्नाटा था, वहां अब बच्चों की हंसी और महिलाओं की थालियों की खनक लौट आई थी। अमनदीप की मां ने घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जलाया और आकाश की ओर देखकर कहा, आज तेरा बदला नहीं, तेरा न्याय हुआ है बेटे। पांचों फौजी अब विदाई की तैयारी कर रहे थे। उनकी छुट्टियां भी खत्म होने को थीं। हर एक ने इस लड़ाई में सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई, बल्कि इंसानियत का कर्ज चुकाया। जवाला सिंह ने खेत की मिट्टी हाथ में उठाई और कहा, ये वही मिट्टी है जिसकी खातिर हम सीमा पर जान देते हैं। आज इसने हमें अपने बेटे की तरह अपनाया है। सदानंद, जो अब तक सबसे कम बोलता था, बोला, ये मेरा गांव नहीं था, पर अब ये मेरी आत्मा का हिस्सा बन गया है। राहुल ने बच्चों को स्कूल की ओर जाते देखा और मुस्कराया। जहां स्कूल चलते हैं, वहां बंदूकें खामोश होती हैं। अनवर ने अमनदीप की मां के चरणों में हाथ रखा। आप हम सबकी मां हैं, आपके आंसू नहीं बहने देंगे अब। दिलजीत, जो अमनदीप का सबसे करीबी और बड़ा भाई समान था, अब तक सबसे शांत था। उसने भाई की फोटो को सलामी दी और बुदबुदाया, चल भाई, अब चैन से सो। तेरे नाम पर कोई उंगली नहीं उठेगी अब। उस रात गांव के मंदिर में घंटियां देर तक बजती रहीं। लोगों ने पहली बार सच्चे वीरों को सामने देखा था, न सीमा पर, न पर्दे पर, बल्कि अपनी मिट्टी में, अपने बीच। विदा की घड़ी आई। गांव की गलियां 5 वीरों के कदमों को सलामी दे रही थीं। जाते जाते जवाला ने प्रधान से कहा, अगर कभी ये मिट्टी फिर से दर्द में हो तो याद रखना, हम 5 फिर लौटेंगे, बिना किसी बुलावे के, क्योंकि फौजी सिर्फ सरहद के नहीं, इंसाफ के भी रक्षक होते हैं। भाग जैन, लौटते कदम, अमर कहानी। अगर कभी ये मिट्टी फिर से दर्द में हो, तो याद रखना, हम 5 फिर लौटेंगे, बिना किसी बुलावे के, क्योंकि फौजी सिर्फ सरहद के नहीं, इंसाफ के भी रक्षक होते हैं। गांव की सीमाओं से दूर जब वे पांचों फौजी लौट रहे थे, तो हर दिल में एक एहसास छूट गया था। एक ऐसा एहसास जो डर से नहीं, सम्मान से जुड़ा था। हर घर की चौखट पर दिए जले थे और लोग कह रहे थे, अमनदीप गया नहीं।
अब वो हर खेत, हर झोंपड़ी में जिंदा है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन उनकी अगली ड्यूटी का इंतजार कर रही थी। जवाला ने एक आखिरी बार गांव की ओर देखा, फिर जेब से मिट्टी की एक छोटी पुड़िया निकाली। इसे अपनी वर्दी में रखूंगा, उसने कहा, ताकि जब भी कोई गोली सामने आए ये मिट्टी मुझे याद दिलाए किसके लिए लड़ रहा हूं। दिलजीत ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द और संतोष दोनों थे। भाई तो अब भी साथ है। हर बार जब मैं बंदूक उठाऊंगा वो मेरे साथ ट्रिगर दबाएगा। राहुल, सदानंद और अनवर तीनों अपने अपने मोर्चों पर लौटने को तैयार थे, लेकिन उनके दिलों में वो गांव अब एक नक्शे से कहीं ज्यादा बन चुका था। सेना के जीवन में लौटना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब वे सिर्फ सैनिक नहीं थे, अब वे पांच कहानियां थे जो हर उस इंसाफ के लिए जिंदा रहेंगी जिसे दुनिया अक्सर छोड़ देती है। कुछ हफ्तों बाद गांव के स्कूल की दीवार पर एक पट्टिका लगी, वीर अमनदीप सिंह की स्मृति में। जहां मिट्टी रोई वहां 5 सूरज उगे, उस पर 5 नाम लिखे गए। मेजर जवाला सिन्हा, कैप्टन दिलजीत सिंह, लेफ्टिनेंट राहुल, सूबेदार सदानंद और फौजी अनवर। एक बच्चा उस पट्टिका को पढ़कर माँ से पूछता है, माँ, ये 5 कौन थे? माँ मुस्कुराकर कहती है, ये वो हैं जिन्होंने बताया कि जमीन पर जन्म लेना आसान है, पर उसकी लाज बचाना सिर्फ फौजियों के बस की बात है। समाप्त। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।